Hello everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर में अपन ने गोलीय दर्पण से संबंधित फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लिया था एंड आज की जो लेक्चर है उसमें अपन गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण या फिर उसे बोल सकते हैं दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, और हालांकि 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है कि दर्पण समीकरण या फिर जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, आप सब लोगों को याद है, वापस मैं याद दिला देता हूँ। 1/v + 1/u = होता है 1/f। ठीक है, ये आपके पास होता है मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। ठीक अच्छा, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए v क्या है, u क्या है और f क्या है। तो v बेटा क्या होता है, अगर मैं मान ली ये एक दर्पण ले लिया तुमने, ठीक है, और इसके सामने एक वस्तु ले ली यहाँ पर बिंब। ठीक है, तो बिंब की जो दर्पण से दूरी होती है इसे बोलते हैं u। मान ले इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा, कल्पना कर। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दूरी होती है v, और ये जो दर्पण तुमने लिया है इसकी खुद की फोकस दूरी होती है स्मॉल f। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनके मान भी अलग अलग होते हैं, चिन्ह भी अलग अलग रख देते हैं, कभी माइनस कभी प्लस, वो डिपेंड करता है कि आप चिन्ह परिपाटी में किस तरीके से काम ले रहे हो। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बना रखा, तो वहाँ जाकर आप इसको आराम से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, तो अब इसको अपन यहाँ से प्रूफ करेंगे या इसको डेराइव करेंगे। ठीक, तो इसके लिए मैंने क्या लेना है, इसके लिए मैंने एक अवतल दर्पण लेना है। ठीक है, जो कि गोलीय दर्पण होता है। आप चाहो तो उत्तल भी ले सकते हो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, और जो रिजल्ट आएगा दोनों दर्पण के लिए बराबर काम में आने वाला है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आता है बोर्ड के अंदर। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। पहला तरीका, 1 नंबर का डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण क्या है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं u, v और f में संबंध क्या है। ठीक है, दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, तो आपको ये टिका क्या ना, या फिर दूसरी तरीके से इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ये जो सूत्र है उसको डेराइव कीजिए यानी व्युत्पन्न कीजिए इसको, तो वहाँ पर आपके पास निबंधात्मक क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, और एक तरीका लास्ट का ये है कि आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे। ठीक है, और उस न्यूमेरिकल में आपका ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अब अपन इसको डेराइव करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, एक अवतल दर्पण लिया है जिसका नाम मैंने दे दिया m'। अच्छा, यहाँ पर जो अवतल मैंने दर्पण लिया है वो छोटे द्वारक का लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, छोटे द्वारक। ठीक है, क्या छोटा द्वारक होता है पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है, आप आराम से वहाँ पे देख सकते हो। तो छोटे द्वारक का लिया है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। छोटे द्वारक से तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बिंदु हो, कोई भी बिंदु, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ कोई बिंदु आ गया आपके पास। ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ Q। तो Q और जो P है बहुत ही निकट स्थित होंगे। क्या होंगे, बहुत ही निकट। और जब बहुत ही निकट होंगे तो ऐसी कंडीशन में इसको वक्र रेखा ना मानकर मैं एक सरल रेखा मान सकता हूँ। ये ऐसी कल्पनाएं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कब होता है ऐसा, जब ये दर्पण छोटे द्वारक का लिया जाता है। अगर आप छोटे द्वारक का दर्पण नहीं ले रहे हो तो फिर ये कल्पना आप नहीं कर सकते। बट मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाना है, इसके लिए मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि ये जो पूरा मैंने दर्पण लिया है उसका द्वारक बहुत ही छोटा है, यानी जो m और m' है बहुत ही छोटा है। ऐसी कंडीशन में q और p बहुत ही पास में होंगे, और उस स्थिति में q और p को मिलाने वाली जो वक्र रेखा तुम्हें दिख रही है उसे आप सरल रेखा मान सकते हो। क्लियर? ठीक, तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए रिजल्ट बनाना। तो मैंने क्या लिया, एक छोटे द्वारक का उत्तल दर्पण अवतल दर्पण m' ले लिया, जिसका ध्रुव ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर इसका फोकस होता है, अपन जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक अपन बिंब लेंगे और उस बिंब का यहाँ पर बनाएंगे प्रतिबिंब। ठीक है, तो वो बिंब कहाँ ले रहा हूँ मैं, C से परे ले रहा हूँ, यानी C और अनंत के मध्य। तो यहाँ बिंब ले रहा हूँ मैं, आराम से देखना इसको। इस जगह पर मैं एक बिंब ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया AB। ठीक है, ये मैंने एक बिंब लिया यहाँ पर, ये A हो गया, यहाँ पर हो गया B। क्लियर? और इस बिंब की जो हाइट ली है मैंने वो ली है h1। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इससे बनाना आपको प्रतिबिंब। इससे पहले वाले चैप्टर में लेक्चर में अपन ने देखा था कि अगर C से परे बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब C और F के मध्य बनता है और वो वास्तविक बनता है। ठीक है, कैसे बनता है चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो एक समांतर किरण लेके आओ आप। ठीक है, जो किस बिंदु पर लेकर आए हो आप, Q बिंदु पर, यहाँ रहा है Q। ठीक है, तो समांतर आने वाली कहाँ से जाएगी भाई,
फोकस से जाएगी इस तरीके से फोकस से चली जाएगी। ठीक है, ये फोकस से गई भाई। ठीक है, तो एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता, कम से कम 2 किरणें चाहिए। तो एक किरण आप फोकस से लेकर आ जाओ, तो ये फोकस से जो आएगी वो कैसे जाएगी भाई, जो फोकस से आती है वो मुख्य कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ देखो 2 जो किरणें हैं वो उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, वहाँ पर प्रतिच्छेदन हो रहा है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो मैं इस प्रतिबिंब को मुख्य अक्ष पर इसकी स्थिति डिनोट कर देता हूँ। तो डैश डैश लाइन मैंने एक खींच देना यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, ये इसका प्रतिबिंब बना है। तो इसका बी है तो इसको बोल दूंगा बी डैश, ये ए है तो इसको बोल दूंगा ए डैश। तो बी डैश ए डैश यहाँ पर ए बी बिंब का प्रतिबिंब बना है, जो कि रियल में किरणों से मिलने से बना है, तो वास्तविक बना है, और उल्टा बना है। और कहां पर बना, सी और एफ के मध्य बना है। ठीक है बेटा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसकी ऊंचाई h1 है, सपोज कर लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी ले लूं मैं, h2, रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, अलग दिखेगी। ठीक, आराम से देखना, इजी वे में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। ये h1 हाइट का है और ये सपोज कर लीजिए आप h2 हाइट का है। कौन, प्रतिबिंब। तो ये बिंब हो गया, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होता है, u। तो ये बिंब हो गया आपका। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये दूरी मैंने ले ली u। क्लियर। ठीक है, और थोड़ा इसको छोटा बना देता हूं ताकि ये दूरी भी आराम से पूरा शो कर सकते अपन यहां तक की। ठीक है, और यहां मैंने वापस लिख देना m डैश। अब देख बेटा, यहाँ ये भी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होती है बेटा, v होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली दूरी कौन सी होगी, फोकस पॉइंट और ध्रुव के बीच का, तो ये होता है स्मॉल f, सबको पता है, फोकस दूरी। ठीक बेटा, अब अपने को वास्तव में f, u और v में ही संबंध व्युत्पन्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने बताया दर्पण द्वारक बहुत छोटा है, उसके सम्मुख v दूरी पर कोई बिंब है जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है। ठीक है, बिंब की ऊंचाई h1 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। क्लियर, तो ये सब चीजें अपन यहां लिख लेते हैं। क्लियर, उसके बाद अपन इसका डेरिवेशन देंगे, तो फटाफट से लिख लेंगे इसको। तो ठीक है, तो यहाँ u, v और f में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आ जाइए, क्या करेंगे अपन, इसके लिए देखो डायग्राम को आराम से देखिए। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो बिंब और जो प्रतिबिंब होते हैं वो मुख्य अक्ष से हमेशा 90 डिग्री एंगल पर रहते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में Q और P बहुत ही निकट है। ठीक है, तब Q और P को क्या मान सकते हैं आप, सरल रेखा में मान सकते हो। तो ये लिख भी सकते हो आप, दर्पण सॉरी, ये आप लिख सकते हो बिंदु Q तथा P अति निकट है, अति निकट है, इसलिए QP सरल रेखीय मान सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक बेटा, यानी ये जो QP दिख रहा है आपको, इसको सरल रेखा में मान सकते हैं। तो क्या मैं इसकी जगह से लिख सकता हूँ, ये डॉटेड लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये सब सरल रेखा होगी तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसको देखिए। अब इस कंडीशन में देखो जरा, आपको इस चित्र में से 2 त्रिभुज चूज करने, कौन कौन से मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटे, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए डैश बी डैश एफ, यानी ये वाला। ठीक, और क्यू पी एफ। ठीक है, ये दोनों में देखो ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है। तो जब 2 एंगल बराबर होते हैं तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे होंगे बेटा, समरूप हो गए। ठीक, और समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं या संगत अवयवों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो संगत भुजाएं कौन कौन सी ले सकता हूँ, ये वाली भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर होगा ये वाली भुजा और इस भुजा का अनुपात। तो ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ चित्र से त्रिभुज कौन कौन से, नाम वापस देख लीजिए, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा क्यू पी एफ। त्रिभुज क्यू पी एफ समरूप है,
ठीक है, आपको बताना नहीं है कि कौन कौन से नियम से समरूप है, वो छोटी कक्षा की बात है। ठीक है, तो ये दोनों समरूप है, तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का। ठीक बेटा, तो इस भुजा का अनुपात क्या हो गया, ए डेस, या पहले बी डेस लिख देता हूँ। ठीक है, मुख्य अक्ष से नापी जाती है, तो बी डेस ए डेस अपॉन यहाँ लिखूंगा पी क्यू, क्लियर, इज इक्वल टू लिख दूंगा यहाँ से पी एफ बी डेस डिवाइडेड बाय पी एफ। ठीक, अब जरा देखिए, ये पूरी समांतर रेखा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी, तो ये इसका मतलब ये दोनों रेखाएं बराबर होगी, यानी इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो क्यू पी है ना, उसको अपन लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ साइड में लिख दूंगा, चूंकि क्यू पी इज इक्वल टू होता है ए बी। ठीक है, और इसके अलावा एफ बी डेस तो है, इसके अलावा देखिए जरा एफ बी डेस है, जो एफ बी डेस दिख रहा है आपको, एफ बी डेस, इसको क्या लिख सकता हूँ, टोटल में से ये घटा दूं, यानी ये मुझे चाहिए वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो टोटल दूरी में से ये दूरी घटा देते हैं तो ये आ जाएगा, तो ये भी लिख देता हूँ चूंकि। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं अपन, जो एफ बी डेस है वो होगा पी बी डेश माइनस पी एफ, आराम से देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो एफ बी डेश को क्या लिख रहा हूँ, पी बी डेश माइनस पी एफ। ठीक, तो ये दोनों अजम्पशन जो मैंने किए वो यहाँ टिका दो इनमें, तो बी ए डेश की जगह तो बी ए डेश लिख दिया मैंने। ठीक है, अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिखना है बेटा, या क्यू पी की जगह आपको क्या लिखना है, ए बी, तो ये ए बी लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दे, ये जो एफ बी डेश दिख रहा है उसकी जगह देखना है आपको पी बी डेश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाई वही वापस पी एफ। ठीक है, यहाँ पर एफ बड़ा है, ध्यान रखना सब जगह, और ये पी हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1। ठीक, ये आपको अलग से ब्रैकेट में ड्रा कर लीजिए, ये इक्वेशन हो गई 1। कौन से त्रिभुज के लिए हुआ बेटा, ये दो त्रिभुज कौन कौन से, ए डेस बी डेस एफ और त्रिभुज क्यू पी एफ। ठीक, अब दो त्रिभुज और लेने हैं, कौन से लेने, देख जरा गौर से देखना। इसके लिए मैं देखो क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो एफ है वो थोड़ा सा बाद में बना देंगे अपन, इसको मिटा रहा हूँ, एक रेखा और खींचूंगा, कहाँ से, ध्रुव पर आपतित कराऊंगा टॉप वाले सिरे से। ठीक है, तो वो ध्रुव से इस प्रकार से आपतित कराऊंगा, ये ले बेटा, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्रुव पर आपतित होती है, तो आप जानते हैं ध्रुव पर जो किरण आती है, जितना एंगल ऊपर बनाती है यानी आपतन कोण बनाती है, उतना ही एंगल नीचे बनाते हुए चली जाती है। ठीक है, तो जाएगी कहाँ से, वापस यहीं से जाएगी बेटा, इस तरीके से, तो ये किरण गई। तो ये 3 किरणें मैंने बताई है, हालांकि 2 से ही बन सकता है, बट आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है, इसलिए मैंने 3 किरणें यहाँ पर बनाई। ठीक है, कौन सी नहीं बनाई है, ये वाली, यहाँ से गई ध्रुव पर, जितना ऊपर आई बनाया सपोज कर लो, और नीचे भी कितना बनाएगा, आई। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो एफ वाला था यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ होता है। ठीक, अब देख, अब त्रिभुज नया लेना होगा आपको, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी ए बी और पी, ए बी पी तथा त्रिभुज ए डेश बी डेश पी समरूप है, देखना आराम से। देखिए बेटा, ए बी पी ये वाला पूरा त्रिभुज, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला। ठीक है बेटा, और ए डेश बी डेश पी दोनों की बात करें समरूप कैसे, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पर बात करें ये वाला आई है तो ये वाला भी आई है, तो समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात लिख लीजिए फटाफट, ये वही भुजा है वापस, बी डेश ए डेश अपॉन ये हो गया आपके पास ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया पी बी डेश डिवाइडेड बाय यहाँ लिख देंगे पी बी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये वापस इक्वेशन और हो गया 2। ठीक है, इसको भी मैं रेड ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। ठीक, तो 2 इक्वेशन हो चुकी, 1 और 2। दोनों में जरा आप LHS पार्ट देखोगे, ये पहला वाला पार्ट, इसमें भी बी डेश ए डेश अपॉन ए बी, और यहाँ पर भी वही सेम टर्म है। तो ऐसी कंडीशन में समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1, 2 से, तो क्या होगा बेटा, इक्वल रखेंगे तो ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल है, तो इनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसके बराबर ये लिख देता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ पी बी डेश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाई पी एफ इज इक्वल टू लिख देता हूँ पी बी डेश अपॉन पी बी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बेटा इन सब वैल्यू, इन सब जो पॉइंट्स में हैं, इन सब का यहाँ से वैल्यू लिखना है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के साथ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे सेपरेट वीडियो में जाकर इसको देख सकते हो आराम से। ठीक है,
शायद तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए तो बताइए पी बी डैश कितना होगा, तो पी ये रहा और बी डैश ये रहा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा, वी है। और इधर नाप रहे हैं क्योंकि देखो प्रकाश इधर जा रहा है, ठीक है, इधर प्रकाश जा रहा है, ये बिंब था आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब। तो बात करते हैं प्रकाश की उल्टी दिशा में नापी गई दूरी नेगेटिव होती है, वहाँ बताया था मैंने। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, माइनस वी। तो मैं क्या लिख देता हूँ, पी बी डैश इज इक्वल टू माइनस का वी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं पी एफ, पी से लेकर एफ, ये क्या फोकस दूरी होगी, ये भी माइनस, तो पी एफ इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल एफ, ठीक है। ध्यान रखना ये पी एफ बड़ा है एफ और यहाँ छोटा है एफ, ये दोनों ध्यान रखना आप। इसी के अलावा बात करते हैं पी बी की, पी बी, तो पी बी कितना है, पी से लेकर बी तक की दूरी माइनस का यू, यानी कि सारी दूरियां इधर नापी जा रही, इसीलिए मैंने नेगेटिव चिन्ह सबके रखा है। चलो ये मान रख देते हैं, चिन्ह परिपाटी से मान रख देंगे, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर, यहाँ लिख देता हूँ मान रखने पर। तो चिन्ह परिपाटियाँ मैंने बता दिया नीचे, ये सारी वैल्यू इस जगह रख दो, तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। सबसे पहले पी बी डैश की जगह माइनस वी, और ऑलरेडी फॉर्मूले का माइनस है, फिर है पी एफ का मान भी क्या है, माइनस एफ, तो ब्रैकेट लगा के माइनस एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बेटा, पी एफ का मान ऑलरेडी माइनस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा पी बी डैश का मान क्या है बेटा, माइनस का वी, डिवाइडेड बाई इधर आ रहा पी बी का मान माइनस का यू। यहाँ तक समझ में आया, देखो जरा यहाँ से, ये वैल्यू मैंने वहाँ रखी। अब करना क्या है, ये माइनस माइनस कट गए, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा से क्या हो जाएगा, ये और ये इधर जाएगा, ये देखो ये तो कट चुके हैं, ठीक है, तो उधर प्लस की राशि है पूरी, तो ये यू इधर गुणा करो, तो माइनस यू वी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस यू एफ, और ये एफ उधर जाएगा तो इज इक्वल टू वी एफ। लेकिन ध्यान रखना ये वाला माइनस है इसके, तो ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है, ये सारी वैल्यू कर दी। अब आपको कुछ नहीं करना, समीकरण के LHS और RHS में u, v और f से भाग लगाना, ठीक है। तो दोनों तरफ u, v, f से भाग देने पर, चलिए बेटा दे देते हैं भाग फटाफट से। तो माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ लिख देंगे यहाँ पर, प्लस यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का वी एफ यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर यू वी एफ लिख देते हैं। चलिए बेटा जो कट रहा है काट दो, जो रह रहा है उसको चलो। देखो यू वी कट गया, ठीक है, तो बच्चा क्या एफ, तो इधर रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पर ये एरो बना दीजिए आप, इधर ये रिजल्ट आ रहा है, यहाँ सब जगह ये एरो बनाते चलेंगे अपन, दिस इम्प्लाइज बोलते हैं इसको। तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन स्मॉल एफ, देखो माइनस है, प्लस यहाँ बच जाएगा, देखो यू और एफ से यू एफ कट गया, बटा में वी बन गया, इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस वी एफ कट गया, बटा में यू बन गया। अब ये दो माइनस है, इसको उधर ले जाओ, उस माइनस को इधर ले आओ, पक्षांतरण कर लो नॉर्मली, तो क्या बनेगा बेटा, 1 अपॉन वी इधर ही पड़ा है, ये इधर आएगा तो प्लस का यू हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू वो इधर गया तो प्लस का एफ हो गया। तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया फाइनल, जो कि आपके पास क्या है वास्तव में मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं, या फिर यू वी एफ में इनको संबंध भी बोलते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 आप चाहो तो दे दो, ये इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ तक आपका ये डेरिवेशन क्लोज हो गया, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, जिसमें दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता या आवर्धनता को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब सुनिए आराम से, अब इसको समझने की बात है यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे आता है, ठीक है। देखो कितनी राशियां है, 1 2 3, 3 में से अगर 2 राशि का मान आपको मिल जाए तो तीसरी का आराम से पक्षांतरण करके निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा समीकरण आपको ठीक है याद है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया, 2 राशियां आ गई, तीसरी का निकालना होगा, तो इसी में रखना पड़ेगा मान आपको, ठीक है। और इसमें बार बार मान करोगे, बार बार पक्षांतरण करोगे, इससे अच्छा है कि यू वी और एफ इनके भी तीनों के सेपरेट फॉर्मूले यहां से बना लेते हैं पक्षांतरण करके, ठीक है। तो मैं एक का बना के दे देता हूं, फिर अपन लिख लेंगे सबको, ठीक है। तो अगर सपोज करिए एफ का बनाना तुम्हें, ठीक है, तो एफ का बनाना था, इसको इधर रख दीजिए, इसका यहाँ ले लीजिए, कितना है बेटा यू वी, ठीक है, और वी ने वी को मार डाला, इधर यू प्लस वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ है, उल्टा करो इसको, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, एफ इज इक्वल टू बन गया तुम्हारे पास यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, ठीक है। ये तुम्हारे पास केवल और केवल एफ निकालने का अलग से फॉर्मूला हो गया, आया उसी से। इसमें आपको पास पूरा वैल्यू रख के फिर पक्षांतरण करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फोकस दूरी निकाल लिए, यू और वी दिया हुआ, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो और निकालो, ठीक है। इसी प्रकार अपन और निकाल सकते हैं, इसी प्रकार क्या निकाल सकते हैं, v का निकाल के देखते हैं, फिर u का उससे लिख लेंगे। तो v का निकालने के लिए v को इधर छोड़ो, ये उधर जाएगा, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑलरेडी है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन यू, ठीक है। ले से ले लीजिए एफ यू, फिर एफ से एफ गया, u माइनस
u से ये गया f इज इक्वल टू 1/f(v). उल्टा करोगे तो v बराबर बन जाएगा f u अपॉन, ये v बराबर है, ठीक है, f u अपॉन क्या बन गया, u माइनस f। ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया। ये केवल और केवल किसका आया, देखिए जरा आराम से, ये केवल v का आ गया। यानी अगर आपको फोकस दूरी और बिंब की दूरी दे दें तो ये फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट v का मान निकाल लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो उसमें v निकालना है तो v के लिए अपन इसी के आधार पर निकालेंगे। तो v का फॉर्मूला आ जाएगा v बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर v निकाला था तो u रखा था, अब u निकालना है तो v रख देंगे। तो f v डिवाइडेड बाई, यहां से u में से घटाया था अब v में से घटा लेंगे, v माइनस f। क्लियर। तो ये आपके पास तीन फॉर्मूले हैं जिनको भी आपको याद रखना, यानी इसको, इसको और इसको। ये तो मेन है, अगर ये भूल जाते हैं तब ये आपको मेन फॉर्मूला लगाना है, और अगर ये याद रहते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको याद रखना। देखो करना कुछ नहीं, ऊपर हमेशा गुणा आएगा। अब गुणा किसका आएगा, तीन राशियों में से जिसका पूछ रहा है तो बाकी दो बच्चियों को गुणा कर दो। जैसे f का पूछा तो uv को गुणा कर दो, v को पूछा तो f u को गुणा कर दो, और u को पूछा है तो f v को गुणा कर दिया, ठीक है। और बटा के अंदर हमेशा f को घटाना है। f को क्या करना है, घटाना। इसमें केवल आपको f नहीं है तो इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। बाकी f को घटाना, यानी u में से f को घटा लो, इसमें v में से f को घटा लो, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसको पॉज करके उतर लीजिए, इसके बाद में अपन आवर्धन क्षमता इसकी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे 3, ठीक। उतर लो इसको। चलिए अब सेकेंड इसी में पढ़ रहे हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, इसको रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। क्षमता मत लिखो आप, रेखीय आवर्धन लिख लीजिए, रेखीय आवर्धन, ठीक है। रेखीय आवर्धन नहीं, अनुप्रस्थ आवर्धन भी बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ। इसके अलावा एक आवर्धन और होता है अनुदैर्ध्य आवर्धन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसको स्मॉल m से लिखा जाता है, ठीक। तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसी से यहाँ पे इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो फॉर्मूला इस तरीके से होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के अंदर आता है, जिसको प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर h2 है, बटा के अंदर आता है इसका बिंब की ऊंचाई। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, जिसको h1 लिखते हैं, ठीक है। ये आपका स्मॉल f यानी कि रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए। ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के लिए ये, ठीक। तो परिभाषा क्या बन गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। या इसको भौतिक रूप से समझें तो आवर्धन से मतलब ये होता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब की तुलना में बड़ा बना या छोटा बना, कितना गुना बड़ा बना या कितना गुना छोटा बना, ठीक है। तो इस अनुपात को बोला जाता है आवर्धन, ठीक है। तो यहां से अगर जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के आधार पर अपन बता सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बना है, बड़ा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, सीधा बना है, कैसा बना है, ठीक है, या आभासी बना है, ठीक। तो अपन इसको यहां से देखेंगे। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं, चलिए। तो इसके लिए वही दो त्रिभुज लेंगे, ये वाला यानी कि जो मैं डॉट कर रहा हूं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, सॉरी, ये पूरा वाला, ठीक है, ये वाला पूरा, और ये नीचे वाला पूरा। इन दोनों त्रिभुज को वापस लेते हैं, और समरूप तो है तो वापस क्या लिखेंगे, तो पहले लिख दूंगा त्रिभुज A डैश B डैश P तथा त्रिभुज ABP समरूप है। कैसे है बेटा, समरूप है, इसलिए क्या लिख देंगे, वही वापस A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा PB डैश अपॉन PB, ठीक। आराम से देख लो, इसको समझ में आ जाएगा। ये दो त्रिभुज लिए मैंने, एक तो ये बड़ा वाला, ठीक, और ये एक छोटा वाला, ठीक। दोनों में ये लिख दिया, इसका अनुपात बराबर इस बटा, इसका अनुपात बराबर ये वाला अनुपात बराबर पूरा अनुपात, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी से वैल्यू रख देते हैं। चलिए मुझे देखो ये वाला टर्म बनाना, h2 बटा h1 कैसे भी करके, जहां h2 बटा h1 बन जाएगा वहां मैं उसको m लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा, m, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से रखते वक्त आपको नेगेटिव पॉजिटिव चिन्ह का भी ख्याल रखना है, ठीक। तो ए बी डैश ये वाला नीचे की तरफ है, तो ए बी डैश का मान कितना हो जाएगा, -h1, तो -h2 सॉरी, और ये ऊपर की तरफ है तो प्लस का h1 इज इक्वल टू यहाँ पर पी बी डैश ये वाली वैल्यू है माइनस का v डिवाइडेड बाई पी से लेकर b तक का माइनस का u, ये माइनस माइनस कट गए, इधर का माइनस है उधर चला जाएगा, तो क्या बन गया h2 अपॉन h1, ठीक है, इज इक्वल टू बन गया -v बाई u, ठीक है बेटा। अब ये देखो h2 अपॉन h1 क्या है वास्तव में,
स्मॉल m हो गया। तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं कि m बराबर h2/h1 इज इक्वल टू होता माइनस का v अपॉन u। ये आपके पास रिजल्ट आपको याद रखना है, जो किसका आ गया बेटा, वहाँ समीकरण 3 बनी थी, इसको आप 4 दे दीजिए, एक काम कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है MTRL, यानी इसको तो रट लीजिए, मुझे तो रट लीजिए, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला अपने पास, ये तो एक अनुपात है, m चाहे m लिख दो चाहे h2/h1 लिख दो, ये फॉर्मूला अपना ये माइनस v अपॉन u। वेयर इज व्हाट इज v एंड व्हाट इज u। v है प्रतिबिंब की दूरी और u है बिंब की दूरी, ठीक है। h2/h1 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ठीक है। चलिए इसमें देखिए m निकालने के लिए v और u चाहिए, तो v और u हो तो आप m इससे यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस u और v में से कोई एक दे दे और उसकी जगह f मिल जाए, तब आपको कैसे निकालोगे, यानी आपको बिंब की दूरी दे दे, प्रतिबिंब की दूरी ना दे और फोकस दूरी दे दे, तब आप m कैसे निकालोगे। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला यहीं से जनरेट कर लेंगे। क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू रख दो, तो वो अपने आप एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो कितने फॉर्मूले बन जाएंगे इसके, 2 नए और बन जाएंगे। तो चले और अन्य रूप लिख देते हैं यहाँ पर, अन्य रूप, ठीक है। अन्य रूप के लिए क्या रखते हैं, ये तो आपके पास एक रूप हो गया, दूसरा रूप अन्य रूप में आ जाएगा आपका। तो अपन जानते हैं भाई m बराबर होता है माइनस का v बाई u, ठीक है। तो पहले आप लिख दीजिए v का मान, ठीक है। तो v का मान कहाँ से रख रहा हूँ, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि v बराबर होता है fu/u माइनस f, अभी अपन ने निकाला था इससे जस्ट पहले, किसका मान, v का। तो ये साइड में रख देंगे अपन, चूंकि v बराबर अपन जानते हैं fu/u माइनस f ये होता है। तो यहाँ से अपन ने v का मान पुट कर दिया इसलिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, ये v से ये u कट जाएगा, सॉरी, m बराबर तो क्या बन गया, ये माइनस था बाहर, ऊपर बन गया f/u माइनस f। ये माइनस को अगर आप अंदर गुणा कर लेते हो तो ये भी रिजल्ट है, लेकिन आप माइनस से याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आप माइनस को अंदर गुणा कर दो, तो क्या जाएगा f/f माइनस u। f माइनस का क्या आया यहाँ पर, u। इसमें देखना f में से घटाना है, ठीक है बेटा। तो f/f माइनस u, ये आपके पास दूसरा रूप हो गया। फिर तीसरा रूप और देखते हैं अपन, तो उसके लिए अब की बार u का मान रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, m बराबर वही माइनस और ऊपर अब की बार v को छोड़ो, बटा में u रख दीजिए। तो u का मान साइड में लिख देता हूँ, कितना होता है, इससे जस्ट पहले देखा था, u बराबर होता है fv/v माइनस f, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए fv/v माइनस f, ये u का मान रखा, v से v कट गया, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन गया, वही चिन्ह अंदर गुणा कर देंगे, तो फाइनली तुम्हारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा f-v/f, ठीक है बेटा। ये फाइनली रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा प्लस में। 3 रूप आ गए, 1 2 3, तीनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ याद रखने हैं। अगर u और v दे दे तो m यहाँ से निकाल लोगे, अगर f और u दे दे तो m यहाँ से निकालना, अगर v और f दे दे तो यहाँ से m निकालना, ठीक है। तीनों में ही निकलेंगे क्या, आवर्धन क्षमता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर याद रखिएगा आप, क्या, कि अगर m का जो मान है वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, m का जो मान है पॉजिटिव आ जाता है, तब आपके पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रकृति। और यदि m का मान आपके पास नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तब आपके पास प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखना, यहाँ से देखो जरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2/h1। अब अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो नीचे बनेगा, उल्टा बनता है, ठीक है। तो नीचे बना तो h2 कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ जब नेगेटिव रखेंगे और ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। तो मतलब ये हुआ कि जब कभी भी m का मान नेगेटिव आता है, नेगेटिव, ठीक है, तो उस समय आप याद रखोगे नेगेटिव आने पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, ठीक। और अब इसके उल्टा कि अगर मान ले ये वाली प्रतिबिंब वो भी ऊपर बनता, सीधा बनता, तो ऊपर दोनों होते हैं तो प्लस प्लस होते हैं, तो प्लस का अनुपात प्लस ही होता। तो यहाँ रख दीजिए सीधा और आभासी। तो आभासी और कैसा बना है बेटा, सीधा बना है। क्लियर, ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि अगर m का जो मान है वो ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, m का यदि मान इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, m का मान यदि 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो याद रखना, जब m का मान 1 से बड़ा आ गया यानी 2 आ गए, 2 कैसे आ सकते हैं कि प्रतिबिंब का मान है, सपोज कर लीजिए ऊंचाई 4 और बटा के अंदर बिंब की ऊंचाई 2, तो भाग लगाई, कितनी वैल्यू आई 2, और 2 का मान हमेशा पॉजिटिव है और बड़ा है 1 से। तो इसका मतलब देखो साफ साफ पता लग रहा है कि बिंब की ऊंचाई तो 2 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 4। तो कितना गुना है ये प्रतिबिंब इससे, 2 गुना। तो यानी बड़ा है कि नहीं है,
तो जब कभी भी m का मान 1 से ज्यादा आता है तो हमेशा कैसा बनता है बेटा, बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, किसकी तुलना में, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा। ठीक है, और जब बराबर 1 होता है तो बोलना है बराबर। कौन बराबर होगा, बिंब के बराबर प्रतिबिंब का आकार होगा। ठीक है, और जब 1 से छोटा आता है तो लिख देना आपको छोटा, याद रखना। ये सारी चीजें किसके लिए बताई मैंने, बड़ा कौन है, प्रतिबिंब है, किसकी तुलना में, बिंब की। बराबर कौन है,